Assalamualaikum, dear students. Welcome to the Dr. Abdullah Academy, the most powerful physics series of the year. Students, I hope you are all good and doing well in your life. आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कन्वेंशंस फॉर यूजिंग एसआई यूनिट। इसमें जो हमारे नेक्स्ट 8 पॉइंट्स रह गए थे उनको इंशाल्लाह हम इस लेक्चर के अंदर कवर अप करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। अगर आप इंटरेस्टिंग है इस लेक्चर को समझने के लिए तो ये लेक्चर है आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम अपने लेक्चर की तरफ आते हैं और उसको स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 9 से। देखिए यहाँ पर बेस यूनिट्स आर रिटन वन स्पेस अपार्ट। कहता है कि जो बेस यूनिट्स होते हैं उनको उनके दरमियान एक स्पेस दी जाती है। लीव अ स्पेस इवन बिटवीन द नंबर एंड द सिंबल। कहता है कि जो नंबर और यूनिट होते हैं उनके दरमियान एक स्पेस छोड़ी जाती है। यानी आपने ऊपर वाले पॉइंट में हमने पढ़ा था कि प्रीफिक्स और सिंबल के दरमियान प्रीफिक्स और यूनिट बेस यूनिट के दरमियान कोई भी स्पेस नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसमें कह रहा है कि आपका जो नंबर है और आपका जो सिंबल है उसके दरमियान स्पेस होनी चाहिए। आपने लीव अ स्पेस, एक स्पेस छोड़नी है। बेस यूनिट्स आर रिटन वन स्पेस अपार्ट, यानी जो हमारा बेस यूनिट होता है उसको हमने एक स्पेस जो है उससे दूर लिखना है। किससे? नंबर से। जैसे आप ये देख सकते हैं 1 के बाद थोड़ी सी स्पेस है, फिर केजी लिखा हुआ है 1 किलोग्राम। यानी 1 क्या है? हमारे पास नंबर है और केजी क्या है? हमारे पास ये सिंबल है, यूनिट का सिंबल है। सो हमने इसको क्या करना है? 1 पेस अपार्ट, यानी एक पेस हमने इसको थोड़ा सा गैप देके लिखना है। थोड़ा सा हमने इसको जो है थोड़ी सी जगह छोड़कर लिखना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे 10 मीटर फी सेकंड है, तो 10 और मीटर फी सेकंड के दरमियान थोड़ा सा एक स्पेस का गैप है। सो यहाँ पर ये बात याद रखनी है कि नंबर और सिंबल के दरमियान जो है हमने स्पेस छोड़नी है। ठीक है, स्पेस छोड़नी स्टूडेंट्स अब ये गलत बात नहीं है, बल्कि ये जो है ये हमारी जो हमारी रीडिंग वाली एबिलिटी होती है, रीडेबिलिटी होती है, उसको बढ़ाता है। सो आपने जो स्पेस है उसको छोड़नी है किसके दरमियान? नंबर और सिंबल के दरमियान। जबकि प्रीफिक्सेस और बेस यूनिट के दरमियान आपने स्पेस नहीं छोड़नी, बल्कि आपने किसके दरमियान स्पेस छोड़नी है? नंबर और सिंबल के दरमियान। ठीक है, ताकि थोड़ा थोड़ा अलग अलग फील हो कि 1 अलग है, किलोग्राम अलग है। ओके, अब चलते हैं इसके 10 वाली पॉइंट की तरफ, उसको देखते हैं। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि कंपाउंड्स प्रीफिक्सेस और नॉट अलाउड। कि कहता है कि आपने, कंपाउंड का मतलब होता है कि दो चीज़ों को मिलाकर लिखना। कंपाउंड का मानी ही ये होता है, लिटरल मीनिंग ये है कि मिलाकर। यानी आप किसी भी दो प्रीफिक्सेस को मिलाकर नहीं लिख सकते। यानी कंपाउंड प्रीफिक्सेस और नॉट अलाउड, कोई भी दो जो प्रीफिक्सेस हैं उनको आप मिलाकर नहीं लिख सकते, ये अलाउड ही नहीं है। जैसे यहाँ पर अभी एग्जांपल दी जा रही है 1 माइक्रो फैरड। अब हम इसको नहीं लिख सकते क्योंकि माइक्रो बराबर होता है स्टूडेंट हमारे पास 10⁻⁻⁶ के। तो यहाँ पर देखिए, पीछे से पेज पर आइए, माइक्रो बराबर है किसके? 10⁻⁻6 के। और अगर हम इसको लिखेंगे माइक्रो माइक्रो यानी 10⁻12, ठीक है, तो ये -12 बनता है। हम इसको 2 दफ़ा नहीं लिख सकते, बल्कि इन दोनों को मिलाकर -6 -6 -12 होगा। तो यहाँ पे देखिए पिछले पेज पर, यहाँ पे देखिए -12 किसके बराबर है? पिको के। यानी हम माइक्रो माइक्रो की जगह अकेला पिको भी लिख सकते हैं। इसलिए ये सूटेबल ज़्यादा है कि आपने दो प्रीफिक्सेस यूज़ नहीं करनी, बल्कि आपने दोनों प्रीफिक्सेस को ऐड करना है। वो जिसके बराबर हो आपने वो प्रीफिक्स जो है वो यहाँ पे यूज़ करने हैं, ये ज़्यादा सूटेबल है। जबकि दो प्रीफिक्सेस को आपने कभी भी साथ मिलाकर नहीं लिखना, ये रॉन्ग होगा। इससे आपका आंसर जो है वो गलत होगा। ठीक है, कंपाउंड फिक्सेस और नॉट अलाउड, ये अलाउड ही नहीं है। सिर्फ एक ही आपने प्रीफिक्सेस यूज़ करनी है, किसी भी यूनिट से पहले दो कभी भी यूज़ नहीं करनी। आगे चलते हैं 11 वाले पॉइंट की तरफ। व्हेन बेस यूनिट ऑफ multiple is raised to a par, the par applies to whole multiple and not to a base unit alone। यानी इसमें कहा जा रहा है कि जब बेस यूनिट के ऊपर कोई पावर लगाई जाती है तो वो पावर जो होती है वो सिर्फ क्वांटिटी पर लागू नहीं होती, बल्कि जो उसके यूनिट्स अंदर आ रहे होते हैं उसके ऊपर भी कहता है वो पावर लगती है। यानी यहाँ पे देखिए आप, जैसे किलोमीटर स्क्वायर है, तो ये जो स्क्वायर है ये सिर्फ मीटर का स्क्वायर नहीं होगा, बल्कि किलो और मीटर दोनों का होल स्क्वायर होगा। इसी तरह यहाँ पर अब हमने लिखा 10⁻³ मीटर का स्क्वायर। अब ये जो स्क्वायर है ये ना सिर्फ क्वांटिटी का स्क्वायर होगा, यानी ना सिर्फ 10⁻³ का स्क्वायर होगा, बल्कि साथ में मीटर का भी स्क्वायर होगा।
या भी कहा जा रहा है कि व्हेन बेस यूनिट इज मल्टीपल इज रेज टू अ पार, कि जब बेस यूनिट के ऊपर हम पार को लिखते हैं तो वो जो पार होती है वो अप्लाइज टू द होल मल्टीपल एंड द नॉन एंड नॉट टू अ बेस यूनिट अलोन, कि वो सिर्फ जो है बेस यूनिट के लिए ही नहीं बल्कि जो उसके अंदर जितनी भी मल्टीपल चीज़ें आ रही हैं, यानी इसके अंदर चाहे वो क्वांटिटी आ रही है कोई या चाहे वो यूनिट आ रहा है, दोनों के ऊपर कहता है कि वो अप्लाई होगी। यानी जो पार होती है वो दोनों पर लगती है, चाहे वो प्रीफिक्सेस है या चाहे वो यूनिट है, दोनों के ऊपर लगेगी। ठीक है, तो पार जो है वो इक्वली डिवाइड होनी है पूरी टीम में, सिर्फ प्लेयर पर नहीं बल्कि पूरी टीम में इक्वली डिवाइड होगी। या तो आपने ये ट्रिक यहाँ पे याद रखना है कि अगर कोई पार आ रही है तो वो प्रीफिक्सेस के ऊपर भी, क्वांटिटी अगर वो क्वांटिटी आ रही है उसके ऊपर भी, और जो यूनिट आ रहा है उसके ऊपर भी इक्वली तौर पर डिवाइड होगी। ओके, अब यहाँ पे है हमारे पास 12 पॉइंट, यूज नेगेटिव इंडेक्स नोटेशन मीटर पर सेकेंड इंस्टेड ऑफ सॉलिडस, जैसे मीटर ओवर सेकेंड। कहता है कि आपने क्या करना है, आपने नेगेटिव इंडेक्स को यूज़ करते हुए लिखना है इंस्टेड ऑफ सॉलिडस। सॉलिडस आपने नहीं लिखना बल्कि आपने नेगेटिव इंडेक्स को यूज़ करते हुए लिखना है। जैसे यहाँ पे हमारा स्पीड का जो यूनिट यहाँ पे बताया गया है कि स्पीड का यूनिट होता है मीटर फी सेकेंड, जैसे कि इसका यूनिट तो यही बनता है ना, जैसे इसका हमारे पास फार्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू लेंथ ओवर टाइम। ठीक है, तो हम इसकी जगह ऐसे भी लिख सकते हैं कि m/s, लेकिन कहते हैं सॉलिडस आपने यूज़ नहीं करना, यानी बटे की शेप में आपने इसको नहीं लिखना बल्कि आपने क्या करना है, सेकंड को उठाकर ऊपर लाना है और उसको नेगेटिव में लिखना है। क्या नेगेटिव इंडेक्स में आपने उसको लिखना है मीटर सेकंड और उसके बाद ऊपर -1 लगाना है, तो ये आपका करेक्ट होगा। बल्कि अगर आप ये लिखते हैं कि आप बटे की शेप में लिख देते हैं, उसको एक को चीज़ को नीचे रहने देते और एक को ऊपर रहने देते, तो वो आपका रॉन्ग कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, जबकि दुरुस्त ये वाला है, जब आप उसको नेगेटिव इंडेक्स में लिखेंगे, बटे की शेप में नहीं लिखेंगे। ओके हो गया। अब चलते हैं 13 पॉइंट की तरफ, यूज नेगेटिव साइंटिफिक नोटेशन दैट इज 1 नॉन जीरो डिजिट लेफ्ट ऑफ द डेसिमल। कहता है कि जब आपने किसी भी चीज़ को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो आपने क्या करना है कि आपने डेसिमल को इस तरह से मूव करवाना है कि जो आपका डेसिमल है वो जो फर्स्ट वाला नॉन जीरो डिजिट है उससे पहले आए। ठीक है, उससे पहले नहीं, सॉरी, उसके बाद में आए। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो हमारा डेसिमल था ये कितने जो है डिजिट्स के बाद था, 1 2 एंड 3 डिजिट के बाद ये डेसिमल था, और हमने कोशिश करनी है कि इस डेसिमल को उठा के 1 वाला जो हमारा लेफ्ट साइड पे जो फर्स्ट वाला नॉन जीरो डिजिट है उसके बाद में हम इसको लिखाएं। इसलिए हमने इसको यहाँ से उठाया, 1 प्लेस मूव किया हमने, फिर 2, यहाँ पे अब 1 के बाद इस डेसिमल को लगाएंगे तो कितने हमने मूव किया, कितनी प्लेसेस 2, तो इसलिए 10 की पावर 2 आएगा, और ये जो डीजे हमारा डेसिमल है ये 1 के बाद में आ जाएगा, यानी फर्स्ट वाला जो हमारा नॉन जीरो डिजिट है उसके बाद में आ जाएगा। सो ये साइंटिफिक नोटेशन का रूल है, ये हमने साइंटिफिक नोटेशन वाले टॉपिक के अंदर भी इसको रीड किया था कि जब हम किसी भी वैल्यू को साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं तो उसमें इस बात को ध्यान में रखा जाता है कि जो हमारा डेसिमल है, यानी जो हमारा इशारिया है, जो हमारा पॉइंट है, वो फर्स्ट वाला लेफ्ट साइड पे जो हमारा नॉन जीरो डिजिट है, यानी जो जीरो नहीं है, जीरो के अलावा और कोई भी हिस्सा हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 4 5 6 सो और 9 तक, क्या जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो के अलावा जो कुछ मर्जी हो सकता है, उसके बाद में हमारा जो पॉइंट है, जो डेसिमल है, वो आना चाहिए। तो ये साइंटिफिक नोटेशन का एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, इम्पॉर्टेंट उसका एक रूल है। आगे चलते हैं 14 पॉइंट की तरफ, डू नॉट मिक्स सिंबल्स एंड नेम्स इन द सेम एक्सप्रेशन। कहता है कि सिंबल को और नेम को आपने एक ही एक्सप्रेशन में नहीं लिखना, यानी अगर आपने सिंबल यूज़ करने हैं तो फिर सिर्फ सिंबल यूज़ करने हैं, अगर आपने फुल नाम लिखना है तो फुल नाम लिखना, दोनों को मिक्स नहीं करना। वैसे यहाँ पर अब एग्जांपल दी जा रही है कि मीटर पर सेकंड और मीटर पर सेकंड, नॉट मीटर्स ओवर सेक और मीटर ओवर सेकंड, यानी अगर आपने पूरा नाम लिखना है तो फिर दोनों पूरे नाम लिखते हैं, ये देख, मीटर पर सेकंड। अगर आपने पूरा नाम नहीं लिखना तो सिर्फ सिंबल को लिख लें, लेकिन ऐसा नहीं करना कि दोनों को मिक्स कर देना। जैसे यहाँ पे मीटर अब फुल नेम लिखा गया है और जो SEC है वो उसका सिर्फ सिंबल लिख लिया गया है, इस तरह जो M है वो उसका सिंबल दिया है और सेकंड फुल नेम लिखा है। तो ऐसा नहीं करना कि एक आपने फुल नेम लिख देना है, दूसरा उसका सिंबल लिख देना है, नो, सिंबल को और नाम को आपने मिक्स नहीं करना, बल्कि अगर आप सिंबल लिख रहे हैं तो सिर्फ सिंबल्स को ही यूज़ करें, अगर आप फुल नेम लिख रहे हैं तो फुल नेम लिखें, दोनों चीज़ों को आपने कभी भी मिक्स नहीं करना, इससे जो आपका आंसर होगा वो आपका गलत आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट्स, ये जितने भी पॉइंट्स हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं ना,
ये हमारे पास आगे यूज़ होंगे, इसलिए आपने इनको इंटरेस्ट लेकर पढ़ना है। इनको आपने अपना जो ब्रेन है वो वॉश करके पढ़ना है और ये लेके पढ़ना है कि हमने ये लॉन्ग मेमोरी के अंदर इसको स्टोर करना है, ठीक है? फिज़िक्स के अंदर हम जितनी भी कैलकुलेशंस करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे, ये उनके अंदर ये सारे पॉइंट्स हमारे पास यूज़ होने वाले हैं। इसलिए ये आप इसको ये ना करें कि हमने सिर्फ़ इस पॉइंट की हद तक रह के पढ़ना है, बल्कि आपने इसको लॉन्ग मेमोरी में स्टोर करना है ताकि फिज़िक्स की पूरे जो कॉन्सेप्ट के अंदर ये यूज़ होगा, चाहे न्यूमेरिकल्स हैं, एग्ज़ाम्पल्स हैं, एमसीक्यूज़ हैं, तो इसके सब के अंदर ये यूज़ होगा। सो आपने इसको हर हर पॉइंट को आपने क्लियर करना है और इसको मेमोरी के अंदर स्टोर करना है कॉन्सेप्ट के तौर पर। सो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि अगर आपने फुल नेम लिखना है तो फुल नेम लिखें, अगर आपने सिंबल लिखना है तो सिंबल लिखें, दोनों चीज़ों को आपने कभी भी मिक्स नहीं करना। अब हमारा है यहाँ पर सेकंड लास्ट वाला पॉइंट कि प्रैक्टिकल वर्क शुड बी रिकॉर्डेड इन मोस्ट कन्वीनिएंट यूनिट्स डिपेंडिंग अपॉन द इंस्ट्रूमेंट बीइंग यूज्ड। कि जो हम यूज़ कर रहे हैं प्रैक्टिकल वर्क जो हमने किया है, अगर हम उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं तो रिकॉर्डिंग के दौरान वही यूनिट्स यूज़ होंगे जो हमने इंस्ट्रूमेंट को यूज़ किया है। मसलन आप यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे देखिए मेजरमेंट्स यूजिंग स्क्रू गेज, यानी अगर आपने स्क्रू गेज को यूज़ करते हुए मेजरमेंट दी है शुड बी रिकॉर्डेड इन मिलीमीटर, तो आप उसको मिलीमीटर में ही जो है रिकॉर्ड करेंगे। बट द फाइनल रिजल्ट्स मस्ट बी रिकॉर्डिंग टू द अप्रोप्रिएट बेस यूनिट। लेकिन कहता है कि जो आप उसका फाइनल रिजल्ट निकालेंगे आपको उसको बेस यूनिट को इस्तेमाल करते हुए लिखना होगा, क्योंकि जो स्टूडेंट लेंथ का जो ऐसे यूनिट है वो कितना है, मीटर है। सो आप चाहे जो भी यूनिट को यूज़ कर लें, क्योंकि हमने यहाँ पे मिलीमीटर क्यों यूज़ किया, क्योंकि स्क्रू गेज का जो लीस्ट काउंट होता है वो होता है हमारे पास मिलीमीटर में, इसलिए हमने उसका जो हमने यहाँ से रीडिंग ली और हमने इसको जो रिजल्ट में लिखा वो मिलीमीटर में लिखना है। लेकिन जब हम इसको सॉल्व आउट करके फाइनल आंसर की तरफ जाएंगे तो जब हम फाइनल आंसर लिखने लगेंगे तो फिर हम उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो लेंथ का ऐसे यूनिट होता है वो होता है हमारे पास मीटर, या दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं कि जो लेंथ का बेस यूनिट है वो क्या है, मीटर। सो हमने किसी भी प्रैक्टिकल वर्क को रिकॉर्ड करना है और उसकी रिकॉर्डिंग में हम वही यूनिट यूज़ करेंगे जो हमने इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया है। अगर हम वर्नियर कैलिपर यूज़ करेंगे तो उसके लिए हम वही यूनिट यूज़ करेंगे जो उसका लीस्ट काउंट, यानी जैसे स्क्रू गेज का मिलीमीटर में है तो उसका आई थिंक सो मीटर में है या सेंटीमीटर में है, मुझे कंफर्म नहीं है। तो आपने वही यूनिट यूज़ करना है जो उस इंस्ट्रूमेंट के रिलेटेड है, ठीक है? लेकिन जो फाइनल आंसर है वो हमारा ऐसा यूनिट में ही आना चाहिए। तो यहाँ पे ये भी पॉइंट क्लियर हुआ। अब चलते हैं अपने फाइनल पॉइंट की तरफ, जो कि क्या कहता है, सिस्टम इंटरनेशनल डू नॉट अलाउ द यूज़ ऑफ फॉर्मर सीजीएस सिस्टम यूनिट्स सच एज द डाइन, अर्ज, गॉस, पॉइस, टर, ईटीसी। अब यहाँ पे कुछ पुराने सिस्टम की बात हो रही है, जैसा कि सीजीएस सिस्टम यूनिट्स के अंदर कुछ ना पुराने यूनिट्स यूज, जैसे कि डाइन, अर्ज, गॉस, पॉइस, टर, ये पुराने यूनिट्स यूज होते हैं। कहते हैं कि अब जो ऐसे इंटरनेशनल सिस्टम आ चुका है, सिस्टम इंटरनेशनल आ चुका है, अब ये हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि हम सीजीएस यूनिट्स जो हैं वो पुराने जो यूनिट्स हैं उनको यूज़ करें, जैसा कि यहाँ पे बताया जा रहा है गॉस है, पॉइस है, टॉर, इनको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब हम सिर्फ ऐसे यूनिट्स को ही इस्तेमाल करेंगे ताकि वर्ल्ड वाइड जो यूनिफॉर्मिटी है वो पैदा हो, क्योंकि ऐसे यूनिट का स्टूडेंट मकसद ही यही था कि ग्लोबली तौर पर हमारे पास जो यूनिफॉर्मिटी पैदा हो, यानी तमाम लोग जो हैं वो दुनिया के अंदर, चाहे वो दुनिया के किसी कोने से ताल्लुक़ रखते हैं, एक जैसे यूनिट को इस्तेमाल करें। अगर फिर से हम वही यूनिट इस्तेमाल करेंगे हर कंट्री का, हर एरिया का अलग से यूनिट, तो फिर वहीं से कन्फ्यूजन पैदा होने लग जाएगी। सो आपने ग्लोबली जो यूनिफॉर्म यूनिट है उनको ही यूज़ करना है। पुराने जो ये यूनिट्स है, जैसे सीजीएस सिस्टम के अंदर यहाँ पे बताया जा रहा है डाइन। अब कहता है कि जो पुराने वक्त में जब ऐसे सिस्टम नहीं था तो तब फोर्स के लिए जो डाइन लफ्ज़ था, अब तो फोर्स के लिए न्यूटन यूज़ होता है ना, लेकिन तब तो क्या था, डाइन जो था ये फोर्स के लिए यूनिट एज अ यूनिट यूज़ होता था। इसी तरह जो ERG था ना, यानी अर्ज जो था वो एज आ एनर्जी जो है उसका यूनिट यूज़ होता था, जबकि अब जो है ऐसे सिस्टम के अकॉर्डिंग इसका जो यूनिट है वो है जॉल, ठीक है? इसके अलावा जो गॉस, पॉइस्टर, ये भी जो है पुराने यूनिट्स थे। तो अब कहता है कि आपने यहाँ पर पुराने यूनिट्स यूज़ नहीं करने। अगर आप पुराने यूनिट्स यूज़ करेंगे तो आपका वो गलत कंसीडर किया जाएगा। अब आप इस तरह समझे कि ओल्ड यूनिट्स जो हैं वो रिटायर्ड हो चुके हैं, अब उनकी जगह जो न्यू ऐसे यूनिट्स हैं वो हायर्ड हो चुके हैं, ठीक है? इसलिए वो रिटायर्ड हो गए, उनकी अब कोई वैल्यू नहीं है। अब न्यू जो है वो मार्केट में आ चुके हैं, सो आपने वही यूज़ करने हैं, पुराने आपने यूज़ नहीं करने। तो स्टूडेंट्स फाइनल अब हमारे 16 पॉइंट क्लियर हो गए। आई होप कि आपको ये वाला लेक्चर 9 से 16 तक 5 अच्छे से क्लियर आउट हो गए होंगे।
अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हों तो प्यारा सा कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर चाहिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसका हमारा टॉपिक होगा अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट के ऊपर। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने प्यारों का ख्याल रखिए, प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। अल्लाह हाफ़िज़।